नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। उत्तराखंड में बीजेपी ने अपने नेताओं को जिम्मेदार बनाए जाने के सिलसिले पर कांग्रेस ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने उत्तराखंड की माली हालात का जिक्र करते हुए कहा कि एक और उत्तराखंड में कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लाले पड़े हैं, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा सरकार अपने दायित्वधारियों पर लाखों खर्च कर रही है। उधर दूसरी ओर भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र अंथवाल ने कांग्रेस को इसका जवाब दिया है। तनख्वाह देने के लिए कभी कभी सरकार को उधार लेना पड़ रहा है। ब्याज में जितना पैसा सरकार दे रही है, पूरा का पूरा राज्य का जो बजट का पैसा है वो तनख्वाह में, पेंशन में और नॉन प्लान में खर्च हो रहा है। विकास के लिए पैसा ही नहीं है। और अब दायित्वधारियों की जो फौज खड़ी करी और कर रहे हैं, लगातार लोगों को दायित्व दे रहे हैं, उसमें आप देखिए जो सबसे बड़ा हमारी आपत्ति है वो आपत्ति ये है, उनकी सरकार रही तो उन्हें पूछना चाहिए, उन्हें ध्यान करना चाहिए कि उन्होंने 200, 300 लाल बत्तियां बांटी और हमारे समय में तो बहुत कम भी हैं और बहुत आवश्यक भी है और वो बने ही इसलिए है निगम और वो। लेकिन जिस तरह से हमारा अपने दूसरे पर आरोप लगाना आसान है, ये ठीक नहीं है। और शासन का सहयोगी बनना, कार्यकर्ताओं का जो वरिष्ठ लोग हैं वो जो समाज में काम करते हैं, समाज हित में ही ये काम किए जाते हैं। और विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कई विभागों के अधिकारियों के साथ तहसील से लेकर बाड़वाला क्षेत्र तक सड़क किनारे नालों और नहरों का निरीक्षण किया है। साथ ही जल चौक हुए इन बड़े नालों की समस्या का स्थायी इलाज करने की बात कही है। और इस दौरान नेशनल हाईवे के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे, जिनके साथ मिलकर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण और ट्रैफिक की समस्या को लेकर के अधिकारियों से विचार विमर्श करते हुए दिशा निर्देश भी दिए। तो वहीं इस निरीक्षण के दौरान अधिकारियों के साथ विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने तहसील परिसर में भी पार्किंग की समस्या के निवारण के लिए मौके का निरीक्षण करते हुए जल्द पार्किंग की समस्या से निजात दिलाने की बात कही है। देखो ऐसा है, ये निरंतरता है। कोई ऐसी इमरजेंसी क्रिएट हो गई ऐसा नहीं है, ये तो नियमित रूप से मैं करता ही रहता, आप देखते हैं। तो मेरा और एनएच के एक्शन साहब का और आपके काफी समय से पेंडिंग था, कुछ काम चल रहे हैं उसके निरीक्षण करने का, तो मेरी व्यवस्था की वजह से हो नहीं पाया था। तो उसमें हम ये कर रहे हैं कि जहां पर भी हमारे जंक्शन है, गांवों से दाएं बाएं से सड़कें आती है और मेन हाईवे पर भी जहाँ पे ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी, थोड़े से उसके मुहाने को, उसके कोनों वगैरह को खोल करके दोनों तरफ टाइल वगैरह डाल करके, ताकि वहाँ सड़कें खुले और ट्रैफिक जाम की स्थिति बने। एक तो ये वो काम चल रहा है। और हरिद्वार में 17 साल के किशोर की हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्या को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं जानकारी के मुताबिक आरोपी ने अवैध संबंध और संपत्ति के लालच में आकर गला दबाकर और फिर पत्थर से कुचलकर मौत के घाटों से उतार दिया था, जिसका खुलासा करते हुए एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया है कि आरोपी अमित कटारिया के मृतक की मां के साथ अवैध संबंध थे और वो उसकी संपत्ति पर भी कब्जा करना चाहता था। उसकी वजह से आरोपी ने बेटे को अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और 31 दिसंबर की रात पहले युवक को जमकर शराब पिलाई और फिर बाजार से शॉपिंग भी कराई। इसके बाद से उसे सुनसान इलाके में ले जाकर वहां रस्सी से गला दबाकर और फिर पत्थर से कुचलकर उसे मौत के घाट उतार दिया। हालांकि कनखल थाना पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में भी फिलहाल पुलिस जुट गई है। इसमें बेसिकली जो अभियुक्त है वो लगातार परिवार में अपने कुछ अवैध संबंधों के कारण संपर्क में था, जिसका ये बच्चा विरोध कर रहा था काफी समय से। उस चीज को लेके और दूसरा कुछ संपत्ति में भी इसकी नजर थी। इन दोनों पहलुओं को हम लोगों ने विवेचना में भी शामिल किया है
और जल्दी ही इसमें अन्य खुलासे भी किए जाएंगे। उसका जो है इसको, क्योंकि ये रिश्ते में इसका भाई लगता था, इसको ये शॉपिंग के बहाने लेके गया और इसका गला घोट के बाद में पत्थर से इसका सर पे चल के इसकी नृशंस तरीके से हत्या की गई थी। और वहां ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने नशे का कारोबार करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 5 किलो 100 ग्राम गांजा और 1 पेटी शराब बरामद की है। वहीं आरोपियों को पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद से आगे की कार्रवाई उन पर शुरू कर दी है। और कोतवाल शंकर सिंह बिष्ट ने बताया है कि मुखबिर ने आईडीपीएल चौकी प्रभारी ज्योति प्रसाद उनियाल को सूचना दी कि एक युवक गांजे की तस्करी करने के लिए ऋषिकेश की तरफ आ रहा है। वहीं सूचना के आधार पर पुलिस ने गोलचक्कर के पास चेकिंग के दौरान संबंधित युवक को तलाशी के लिए रोक लिया और तलाशी लेने पर युवक के कब्जे से गांजा भी बरामद हुआ। वहीं दूसरी ओर शिवाजी नगर में मुखबिर की सूचना पर ही पुलिस ने एक युवक को 1 पेटी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपियों की पहचान हीरालाल निवासी बिहार और अनुराग नेगी निवासी शिवाजी नगर के रूप में हुई है। ऋषिकेश से आपको खबर है, जहां पर पुलिस का नशे के खिलाफ जो है वो लगातार अभियान जारी है और इसी सिलसिले में पुलिस ने 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। एक के कब्जे से पुलिस ने 5 किलो 100 ग्राम गांजा बरामद किया है, तो वहीं दूसरे तस्कर के कब्जे से पुलिस ने तकरीबन 1 पेटी शराब की बरामद की है और दोनों पर कार्रवाई करते हुए फिलहाल जो है दोनों आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। और अब खबर उधम सिंह नगर से है, जहां खटीमा विकासखंड क्षेत्र की जो ग्राम पंचायत है खेलड़िया में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत बहुउद्देशीय शिविर का यहां पर आयोजन किया गया। ग्राम प्रधान राजेश यादव की अध्यक्षता में यह आयोजन किया गया, जहां पर इस कार्यक्रम के नोडल अधिकारी और सीडीपीओ संगम सिंह, सहायक नोडल अधिकारी यशपाल सिंह और कृषि प्रभारी अधिकारी निधि राज सिंह चौहान और कृषि वैज्ञानिक आरके शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। शिविर में कृषि विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग सहित कई सरकारी विभागों की योजनाओं की लोगों को जानकारियां भी दी गई। का मुख्य उद्देश्य है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो भारत सरकार की समस्त स्कीम संचालित हैं उनका ग्रामीण स्तर पर जानकारी देना। ये कार्यक्रम हमने खिलड़िया ग्राम सभा में आज आयोजित किया है और यहाँ पे विभिन्न विभागों का स्टॉल आप देख रहे होंगे। यहाँ स्टॉल लगा हुआ है जिसमें अपने भारत सरकार की और जो महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उनके बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। और आज मैं इस कार्यक्रम का जिला स्तरीय नोडल रहा हूँ, संगम सिंह बाल विकास योजना अधिकारी खटीमा हूँ और हमारे साथ ये दैनिक नोडल हैं इंजीनियर यशपाल जी हैं और ये इस कार्यक्रम के दैनिक नोडल। एक तो यहाँ पे है जो खिलड़िया में भी संपन्न हो रहा है, फिर एक दूसरा कार्यक्रम सिसैया में। और देश भर में पिछले 2 दिनों से ड्राइवरों की हड़ताल की वजह से आवाजाही प्रभावित रही है। इसी को देखते हुए मंगलवार को केंद्र सरकार ने अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस के प्रतिनिधियों से बातचीत की, जिसके बाद से ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने ड्राइवरों से हड़ताल खत्म करने और काम पर लौटने की अपील की है। हालांकि इस दौरान सरकार के साथ बातचीत जारी रहेगी और वहीं राजधानी देहरादून में उत्तराखंड परिवहन कर्मचारी संघ और देहरादून ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर यूनियन के संरक्षक सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर से सरकार को चेताने का काम किया है। सूर्यकांत ने का कहना है कि अभी बिना कॉल के ही सरकार को इतना बड़ा विरोध देखना पड़ा है और अगर सरकार वादा खिलाफी करती है तो पूरे देश में एक बार फिर से ये विरोध प्रदर्शन होगा। किसी का कोई भी प्रश्न अगर है तो आप बातचीत होगी, हमारी जो रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज हैं वो बातचीत करेंगे और बातचीत करके जो कानून सम्मत होगा, जो देश के हित में भी होगा, लोगों नागरिकों के भी हित में होगा और ड्राइवर के और ट्रांसपोर्टर्स के हित में होगा, उसको मंजूर किया जाएगा। लेकिन अगर पूरी तरह से आइसोलेट करने की कोशिश की जाएगी तो उसको हम मंजूर नहीं करेंगे। उसके बाद पूरे देश के अंदर जो हालत होगी उसके लिए केंद्र सरकार ही जिम्मेदार होगी। जब उसमें ड्राइवर है, स्टीयरिंग में बॉडी से बातचीत किए, राज्यों की सरकार ने भी, देहरादून में भी और वहीं उत्तराखंड क्रांति दल युवा प्रकोष्ठ के केंद्रीय अध्यक्ष
राजेंद्र सिंह बिष्ट द्वारा कार्यकारिणी का विस्तार किया गया है, जिसमें रविंद्र ममगाई को केंद्रीय महामंत्री, उत्तम बिष्ट, सचिन थपलियाल, युवराज सामंत, संदीप जोशी, मुकेश कुंद्रा, गौरव रावत, विनीत सकलानी को केंद्रीय संगठन मंत्री बनाया गया। वहीं कमलचंद, योगेश शुक्ला, गणेश भट्ट, कृष्णानंद भट्ट को केंद्रीय संयुक्त सचिव बनाया गया है और इसी तरह और लोगों को भी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। वहीं राजेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा है कि जल्द ही पूरे प्रदेश में युवाओं को एकजुट कर जल, जंगल, जमीन और भू कानून, मूल निवासी की लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में इन्वेस्टर समिट का मुख्य उद्देश्य राज्य के युवाओं को रोजगार देना और पलायन रोकना होना चाहिए, न कि यहां की जमीनों को बेचकर कागजों में विकसित राज्य की बात करना। ये बयान है, ये अपने आप में काफी हास्यास्पद है, क्योंकि जब तक आप मूल निवास का आप नहीं बताओगे कि कौन मूल निवासी है, कौन स्थायी, कौन बाहर का है, तो तब तक आप ये भूमि कानून को कैसे आप लागू कर सकते हैं। आप कमेटियां बना के कहीं ना कहीं उत्तराखंड के जो आम जनमानस है उनकी आप तौहीन कर रहे हैं। तो हमारा मानना है कि जब तक मूल निवास 1950 की जो कट ऑफ डेट है उसको जारी नहीं किया जाता, तब तक ये भू कानून जो है इसका कोई औचित्य नहीं है। तो उत्तराखंड क्रांति दल स्पष्ट रूप से मांग करता है कि 1950 जो मूल निवास 1950 का है इसको लागू किया जाए। उसके पश्चात आप चयनित कर सकते हो कि कौन जमीन लेने के लिए कौन लायक है और कौन काबिल नहीं है। देहरादून से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुए युवक का जो शव है वो ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट चौकी पुलिस ने 72 सीढ़ी गंगा घाट के पास से बरामद किया है। पुलिस ने शव को पंचनामा भरने के बाद से पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं सूचना मिलने के बाद से मृतक के परिजन भी मौके पर पहुंचे। प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का लग रहा है। वहीं पुलिस का इस मामले में कहना है कि उन्हें जब इस पूरे मामले की सूचना मिली तो मौके पर पहुंची और पुलिस टीम ने शव की तलाशी में ड्राइविंग लाइसेंस बरामद किया है, जिसके आधार पर शव की शिनाख्त हुई है। वहीं मौके पर पहुंचे परिजनों ने पुलिस को बताया कि मृतक शेखर पांडे संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था, जिसकी तलाश की जा रही थी, लेकिन उसका शव ऋषिकेश में कैसे मिला ये उनकी समझ से बाहर है। वहीं पुलिस ने मामले में आत्महत्या और हत्या को लेकर के जांच भी शुरू कर दी है। और इस बार की सर्दी के मौसम में ऋषिकेश का सबसे ज्यादा ठंडा और कोहरे वाला दिन आज देखा गया। सुबह से ही आसमान में घना कोहरा छाया रहा, जिसकी वजह से लोग ठंड से ठिठुरते नजर आए। जगह जगह लोगों ने अलाव जलाकर ठंड से राहत पाने की कोशिश की। वहीं सार्वजनिक स्थानों पर प्रशासन के द्वारा अभी तक अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है और लोगों ने बेघरों की मदद के लिए सार्वजनिक स्थानों पर जो है अलाव जलाने की मांग भी की है। तो ऋषिकेश से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर आज का दिन सबसे ठंडा रहा। घने कोहरे के बीच जो है लोग ठिठुरते नजर आए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लगातार लोग अलाव के सहारे से खुद को सुरक्षित कर रहे हैं। और वहीं बेघर लोगों की अगर बात करें तो प्रशासन के द्वारा खासा जो है अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है, जिसकी स्थानीय लोगों ने मांग की है। और गुरु पर्व के अवसर पर गदरपुर में विशाल नगर कीर्तन निकाला गया। नगर कीर्तन गदरपुर के संजय नगर गांव गुरुद्वारा नानक दरबार को लेकर के तेजा फौजा कॉलोनी से होते हुए गदरपुर के नगर क्षेत्र में एक विशाल नगर कीर्तन निकाला गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म दिवस प्रकाश उत्सव मनाया और इसी के तहत नगर क्षेत्र में नगर कीर्तन का आयोजन भी किया गया और इस अवसर पर क्षेत्रवासियों को बधाइयां भी दी गई। और उधम सिंह नगर के खटीमा स्थित राणा प्रताप इंटर कॉलेज में अल्मोड़ा से प्रकाशित बाल प्रहरी भारत ज्ञान विज्ञान समिति
उधम सिंह नगर और उत्तराखंड बाल कल्याण और साहित्य संस्थान खटीमा के संयुक्त तत्वाधान में बच्चों की अभिव्यक्ति कार्यशाला का 5 दिवसीय आयोजन बाल प्रहरी पत्रिका के संपादक और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा के सचिव उदय किरौला के संयोजन में चल रहा है। खटीमा में ये 293वीं कार्यशाला आयोजित की जा रही है। वहीं 26 विद्यालयों के 275 बच्चे इस कार्यशाला में प्रतिभाग कर अपनी अभिव्यक्ति प्रतिभा के माध्यम से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें विभिन्न विद्यालयों के विद्वान शिक्षक और शिक्षा विभाग के अधिकारीगण बच्चों को विभिन्न विधाओं की बारीकियां सिखा रहे हैं। खटीमा में 1 जनवरी से 5 जनवरी तक हर साल बाल प्रहरी अल्मोड़ा से प्रकाशित बच्चों की पत्रिका, भारत ज्ञान विज्ञान समिति उधम सिंह नगर और बाल कल्याण साहित्य संस्थान खटीमा की ओर से हर साल इस कार्यक्रम को करते हैं। इस कार्यक्रम को हम अभिव्यक्ति कार्यशाला का नाम देते हैं। इसमें प्रत्येक बच्चे की एक हाथ से लिखी हुई किताब तैयार होती है और बच्चों का एक नाटक होता है। प्रत्येक इसमें जितने भी बच्चे आए हैं ये कहीं न कहीं कुछ अपनी अभिव्यक्ति जरूर देंगे, कोई गीत के माध्यम से, कोई कविता के माध्यम से, कोई कहानी के माध्यम से। और अभी हमने इनको कहा कि आप 10 मिनट में एक नाटक के जो इच्छुक हैं उनको बुलाया और इन बच्चों ने 10 मिनट में एक भक्त प्रहलाद पर एक ऐसा नाटक किया। इतने अच्छे रोल इन बच्चों ने किए हैं। मेरा ये मानना है कि बच्चों के अंदर प्रतिभा है, उस प्रतिभा को बाहर निकालना अपने आप में एक बड़ा काम है। ये मेरा अपना मानना है। जहां तक मेरा मन है, जो बच्चे आगे बढ़ेंगे वो जहां उनको मौका मिलेगा आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। बच्चे खुद अपना मन से तैयार कर लेते हैं, क्योंकि अपनी प्रतिभा जो होता है वो कहीं न कहीं आगे जरूर निकलती है। एक कार्यशाला जब हमारा विंटर वेकेशन हो जाता है तो ये प्रतिवर्ष खटीमा में 1 जनवरी से 5 जनवरी तक आयोजित की जाती है, जिसमें एक ही उद्देश्य होता है कि बच्चों के अंदर हम कैसे चौमुखी विकास कर पाएं, बच्चों के अंदर विभिन्न विधाओं को कैसे हम जागृत करें। इसलिए इस कार्यशाला का यहाँ आयोजन किया जाता है। इसमें करीब 16 विद्यालय हैं और 275 बच्चे इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं 1 जनवरी से लेकर 5 जनवरी। चाहे वो कविता लेखन हो, शिक्षा अधिकारी हो, वो हमारे। और खबर काशीपुर से है, जहां एसबीआई के एटीएम में कुछ दिन पहले दिन दहाड़े लूट की घटना हुई थी, जिसके वांछित आरोपी को पुलिस ने 70,000 की नकदी और 12 बोर तमंचा, एक जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने आरोपी का संबंधित धाराओं में चालान कर उसे न्यायालय में पेश किया है। आपको बता दें कि बीते 19 दिसंबर को एटीएम में हुई चोरी का शातिर वांछित अभियुक्त इंतजार गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने स्थान बदल रहा था। और वहीं पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर आरोपियों को यूपी के पुराना ठेला पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया है। मामले का खुलासा करते हुए एसपी सिटी अभय सिंह और सीओ वंदना वर्मा ने इस मामले में बताया है कि शातिर आरोपी ने अपने साथियों के साथ काशीपुर, राजस्थान में कोटपुतली, चौमू और मथुरा में भी घटना कारित करना बताया है। और पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि एटीएम उखाड़कर उससे पैसे चोरी करने वाले गिरोह का वो सदस्य है। और एसपी प्रताप सिंह ने इस मामले में बताया कि शेष बचे आरोपियों की पुलिस सरगर्मी से तलाश में जुटी हुई है और उन्हें भी शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 18/19 की रात को जो चामुंडा कॉम्प्लेक्स में एटीएम उखाड़ने की घटना हुई थी, उसमें हमारे द्वारा 3 अभियुक्तों को पकड़ के लगभग 3,30,000 के करीब में रिकवरी की गई थी और एटीएम भी बरामद किया गया था। उसी में कुछ और नाम आए थे जिनको हमने वांछित बनाया था और उनके पीछे भी हमारी टीमें लगी हुई हैं। इसी क्रम में थाना गंगोह सहारनपुर का ये इंतजार नाम का अभियुक्त था, जिसको हमें पकड़ने में सफलता मिली है। इसके पास हमें जो एटीएम उखाड़ने के बाद इन लोगों ने आपस में पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए थे, उसमें लगभग 70,000 रुपये और रिकवर हुआ है। आज इस अभियुक्त को अरेस्ट किया गया है और आज इसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। इसमें कुछ और अभियुक्त हैं जिनको हमने वांछित बना रखा है, जो घटना में सक्रिय थे, उनको भी हमारे द्वारा शीघ्र अरेस्ट करके और उनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। और उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी अपने सभी मोर्चों को मैदान में उतारने जा रही है। इसके लिए पार्टी ने 4 जनवरी को दून में संयुक्त मोर्चा पदाधिकारी बैठक बुलाई है और इस बात को लेकर के बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया है कि बैठक में पार्टी नेतृत्व की ओर से तय की गई
रणनीति को लेकर के पदाधिकारियों के साथ इसे साझा किया जाएगा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सभी मोर्चा जमीनी स्तर पर प्रचार का काम शुरू करेंगे और इसके बाद से 7 जनवरी को भी पार्टी के शीर्ष नेताओं की बैठक होगी, जिसमें प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। दो प्रकार के कार्यक्रम हैं। एक तो संगठनात्मक कार्यक्रम है। 4 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चे के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक देहरादून में होने जा रही है। इसी के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं की 7 जनवरी को देहरादून में बैठक होगी। उसमें चुनाव की रणनीति, लोकसभा चुनाव की रणनीति पर विचार किया जाएगा। और इसी के साथ में जो 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम जी की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है, उसकी तैयारी के संबंध में घर घर जाकर के जो पूजित अक्षत अयोध्या से आए हैं उनको घर घर पहुंचाने का कार्यक्रम वर्तमान समय में जन जागरण का काम चल रहा है। और इसी के साथ में निमंत्रण पत्र भी प्रत्येक परिवार को अयोध्या आने के लिए दिया जाए। और जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को है, उस दिन राम ज्योति प्रत्येक घर घर में जलेगी और एक दीपावली जैसा वातावरण पूरे हिंदू समाज में, प्रभु श्री राम में आस्था रखने वाले लोगों में, ऐसे सब लोग जो है ये जगमग वातावरण, दीपावली जैसा वातावरण 22 जनवरी को रखेंगे। और वहीं कोविड-19 का सब वेरिएंट JN.1 तेजी से फैल रहा है। कोरोना के JN.1 वेरिएंट के देश में अब तक करीब 196 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं अब तक 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संक्रमण फैल चुका है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी कोरोना के 2 मामले सामने आए हैं। वहीं कोविड-19 के नए वेरिएंट को लेकर के स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। साथ ही सभी अस्पतालों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। और वहीं स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी जारी होने के बाद से नगर निगम देहरादून भी अलर्ट मोड पर है। नगर निगम देहरादून के मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया कि नगर निगम के पास कीटनाशक और सैनिटाइजर की पूरी व्यवस्था है। हमारी सभी मशीनें कार्यरत हैं और इसका टेस्ट भी कर लिया गया है। डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया कि अगर जरूरत पड़ी तो नगर निगम द्वारा एक मॉक ड्रिल भी किया जाएगा और नगर निगम कोविड-19 के नए वेरिएंट को लेकर पूर्ण रूप से सतर्क है। देखिए, हमारे पास सभी कीटनाशक और हमारे पास सैनिटाइजेशन के लिए हाइपोक्लोराइड प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और हमारे सभी जो हमारी मशीनें हैं वो कार्यरत हैं, क्रियाशील हैं। उसका जो हम लोग टेस्ट भी कर चुके हैं और आने वाले दिनों में अगर यदि आवश्यकता पड़ी तो हम लोग एक मॉक ड्रिल भी करके देख लेंगे। और उसके लिए हम लोग पूर्ण रूप से तैयार हैं और सतर्क हैं। और 14 जनवरी से मणिपुर में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा निकाली जाने वाली भारत न्याय यात्रा पर सत्ता दल बीजेपी चुटकी लेते हुए नजर आ रही है। आपको बता दें कि 14 जनवरी से मणिपुर से शुरू होकर 20 मार्च को मुंबई में ये संपन्न होगी। और इस बात को लेकर के बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने चुटकी लेते हुए कहा कि बीजेपी बहुत ही भाग्यशाली है, क्योंकि पिछली बार जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी तब 3 राज्यों में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी अपनी ही पार्टी से न्याय मांगना चाह रहे हैं, क्योंकि उनकी पार्टी बिल्कुल गत में चली गई है, जो लोकसभा चुनाव के बाद उन्हें निष्कर्ष के रूप में दिखेगा। बहुत भाग्यशाली है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी तो 3 राज्यों में कितनी करारी हार का सामना करना पड़ा कांग्रेस को। तो अब ये न्याय जोड़ो यात्रा कर रहे, किस प्रकार का न्याय चाह रहे हैं? या अपनी पार्टी से न्याय चाह रहे हैं? बिल्कुल चाहना चाहिए आपको अपनी पार्टी से न्याय, क्योंकि आपकी पार्टी एकदम गत में जा रही है। तो अब न्याय यात्रा कर रहे हैं तो लोकसभा चुनाव में इनको दिखाई देगा कि इस यात्रा के बाद इनको कितनी भारी करारी हार का सामना करना पड़ सकता है। और इस
तरीके के कार्य करने चाहिए राहुल गांधी जी को, क्योंकि इससे भारतीय जनता पार्टी के लिए आप भाग्यशाली बनते जा रहे हैं। क्योंकि जब आप इस तरीके के कार्य करते हैं तब हमारी भारतीय जनता पार्टी को बेनिफिट ही होता है, क्योंकि जनता जान रही है कि जो आप ये न्याय यात्रा, तो भारत जोड़ो यात्रा, तो जुड़े हुए भारत को क्यों जोड़ रहे हैं आप? जब आप इतनी यात्रा करके आ गए तब आप कहते हैं कि मैं तो देख कर आया हूं पूरा भारत जुड़ा हुआ है, तो आप क्या तोड़ने के लिए गए थे? तो ये सारी चीजों को देखा जाए। और 370 की धारा हमारी ही पार्टी में खत्म हुई है। जिस भारत जोड़ो की आप बात करते थे, वहां लाल चौक पे तिरंगा फहराने की औकात किसी में नहीं थी। वहां पर बिना किसी सिक्योरिटी के तिरंगा फहराया वो राहुल गांधी जी ने, बिकॉज ऑफ आवर पार्टी भारतीय जनता पार्टी। तो वो जो भारत जोड़ो की बात करें, पहले अपनी पार्टी जोड़ो यात्रा करें और उसको करके देखें कि पार्टी किस प्रकार से इनको जोड़नी चाहिए, उसके बाद बात करें। और न्याय यात्रा इनको बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि इनकी पार्टी को न्याय जरूर मिलेगा। अगर इस तरीके की ये यात्राएं करते हैं तो न्याय जनता कर रही है, और जनता फिर इनको लोकसभा चुनाव में एक फिर न्याय करके दिखाएगी कि आपका स्तर कहां है, आपकी जगह कहां है। और खबर उत्तराखंड देख रहे थे आप। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।